ये एक मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मसल सेल, ठीक है। आपको रेस्टिंग स्टेज में यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, सार्कोमियर। हमको जो समझना है हम इसी में समझेंगे। यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करेगा, यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक सार्कोमियर है। ये रिलैक्स स्टेज का डायग्राम है, जब मसल रिलैक्स रहती हैं। जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए इसके ऊपर क्या चीजें हैं, हेड है, इसके पास क्या है, हेड। हेड में डायरेक्शन देख रहे हैं आप। हेड जो पार्ट है जिसको आप हेड और शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ये पार्ट जो मायोसिन की रॉड से प्रोजेक्ट आउट होता है, निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। उसमें एक ऊपर का हिस्सा क्या है, हेड है। हेड में डायरेक्शन देखिए इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ऐसे यहां पर होगा हेड और ये यहां पर है, ठीक है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये वाला फिलामेंट, अभी मैकेनिज्म को समझेंगे हम लोग कैसे ये सब होता है। एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। मायोसिन स्लाइड नहीं करता है, एक्टिन के फिलामेंट क्या करेंगे, स्लाइड। देखिए ये दोनों जेड लाइन क्या होगा, पास आएगा। अगले स्टेज में अगर डायग्राम बनाए तो ये आएगा, देखिए दोनों जेड लाइन क्या हो गया, पास, ठीक है। हाँ, ये दोनों जेड लाइन पास पास आ गई। कैसे आ गया, एक्टिन फिलामेंट खींच के लेके आए, क्योंकि एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। इधर से ये स्लाइड होके अंदर आएगा, इधर से ये स्लाइड होके अंदर आएगा, जेड लाइन खींच करके पास पास आ जाएंगी। मायोसिन की रॉड वहीं रहती है, उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जहां था पहले मायोसिन वहीं पर अब भी रहेगा। देखिए मायोसिन यहां था, अब भी मायोसिन यहीं पर है, ठीक है। कोई चेंज नहीं आया ना, केवल क्या हुआ, एक्टिन के फिलामेंट पास पास आ गए क्योंकि वो स्लाइड हो गए मायोसिन के ऊपर और जेड लाइन पास आ गई। सार्कोमियर की लेंथ क्या हो गई, घट गया। समझ में आ रहा है। तो ये है जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन। और एक डायग्राम और बनाते हैं, जब मसल्स में हाईली कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। तो जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जेड लाइन क्या होगी, और पास में आ जाएगी। और पास में देखिए इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर ये दोनों जेड लाइन बहुत पास आ गई है। ये देखिए एक्टिन के फिलामेंट एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। एक्टिन के फिलामेंट क्या हो जाएंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे। देखिए इस तरीके से हो गया ना। ये जब और पास में आएगा, ये फिलामेंट क्या होंगे, जब और पास में आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन में इतना है, और पास में आएंगे तो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे। देखिए ओवरलैप हुआ है ना। मायोसिन फिलामेंट वहीं का वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मायोसिन अपनी पोजीशन पर स्टेबल है। कौन मूव कर रहा है, एक्टिन मूव कर रहा है। तो यहां तक समझ में आया। अब हमने बोला था कि जेड लाइन के साथ क्या होगा, जेड लाइन, तो जेड लाइन क्या होंगी, पास पास आएंगी। सार्कोमियर की लेंथ में क्या चेंजिंग आएगी, सार्कोमियर की लेंथ घटेगा। यहां कम हुआ है, यहां और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। ए बैंड पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, ए बैंड है। जितने एरिया में मायोसिन रहती है, जितनी दूरी में मायोसिन है, उसी को क्या बोलते हैं, ए बैंड। डार्क बैंड, डार्क बैंड की लेंथ पर कोई फर्क नहीं है, देखिए। लेकिन जो आई बैंड है, आई बैंड कैसे बना, देखिए। आई बैंड लास्ट टाइम बताया था आपको, ये चीज यहां पर ऐसे एक बार फिर से आगे बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। और मायोसिन की रॉड को यहां बना देंगे हम, तो मायोसिन की रॉड बन गया। ऐसे इसमें बनाएंगे, इसको यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें मायोसिन की रॉड बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। बताइए यहां पर आई बैंड जानते हैं कौन सा है, ये वाला जिसमें केवल और केवल क्या है, एक्टिन है, मायोसिन नहीं है। इसकी लेंथ इतनी है, यहां इसकी लेंथ कहां होगी, ये देखिए
जैसे लग रहा कि मायोसिन पास पास आ गया है, तो मायोसिन पास पास नहीं आया है, वो एक्टिन मूव किया है, जेड लाइन को खींच के ले आया, तो इसकी वजह से ये गैप क्या हो गया, कम हो गया, तो ये आई बैंड कम हो गया, तो आई बैंड की लेंथ घट जाती है, ए बैंड की लेंथ पे कोई फर्क नहीं है, और सार्कोमियर की डिस्टेंस घट जाएगा। और क्या बताया था मैंने, बताइए। एक्टिन और, हाँ बताइए, हाँ एच जोन देखिए यहां पर ये है, कौन सा वाला, जहां पर एक्टिन खत्म हो रहा है, देख रहे हैं, जहां पर एक्टिन खत्म हो रहा है, एच जोन इस समय इतना है, यहाँ एच जोन कितना हो गया, इतना, देखिए ये एक्टिन यहां पर, ये इसको मैं हटा करके यहां करिएगा, ठीक है। येलो वाला फिलामेंट कहां तक है, यहीं तक सपोज करिए, एच जोन इतना है, और जब हाईली कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन खत्म, यहां कहीं एच जोन है नहीं है, इतना समझ में आया था। एक पॉइंट और बताइए, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है? ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन, लेस कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉर्मल बिना कॉन्ट्रैक्शन का है, ये रिलैक्स स्टेज का डायग्राम है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ पर कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, बताइए। हाँ, बैंड पे तो फर्क पड़ेगा, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं है, आई बैंड छोटा हो जाएगा, लेकिन इनकी लेंथ पर कोई फर्क नहीं है। जितना बड़ा ये लेंथ इस समय है ना, एक्टिन के फिलामेंट की लेंथ जो यहां पर है वही लेंथ यहां पर रहेगी, वही लेंथ यहां है। जितनी बड़ी मायोसिन की रॉड यहां है उतनी बड़ी यहां पर भी है, लेंथ पे कोई फर्क नहीं है। केवल और केवल क्या होता है, एक्टिन के फिलामेंट पास पास आते हैं, इतने दूर थे पास आए, और ज्यादा हुआ ओवरलैप कर गए। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि नो चेंज इन लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? आप जो समझने जा रहे हैं वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान समझिएगा। मैकेनिज्म समझना है कि ये मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पूरी मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म को समझिए, लिखिएगा हेडिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में संकुचन कैसे होता है, ठीक है। तो ये जैसे देखने में तो लगता है बहुत आसान है, देखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। जब आप मैकेनिज्म समझेंगे तो इसका मैं रे डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं। एक चीज बताइए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है? जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूं, हो रहा ना कॉन्ट्रैक्शन, तभी तो बोन्स मूव कर रही हैं। इसके लिए सिग्नल कहां से आ रहा है? हमारे ब्रेन से आ रहा है, सीएनएस से, ठीक है। कोई यहां से कोई सिग्नल गया ब्रेन में कि नहीं गया? यहां से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कोई सिग्नल ब्रेन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में पहुंचा है? कहां से पहुंच रहा है? हाँ, ये तो हम अपनी इच्छा से, यहां से कोई सिग्नल नहीं गया है। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोई पिन चुभोई जाती है हाथ में, ठीक है, तो हाथ को तुरंत मूव कराते हैं, हैंड की मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जब पिन चुभोई जा रही है, पिन लगाई जा रही है, पैर में कांटा लगता है, तो उस समय क्या है, वो स्टिमुलस का काम करता है। आप किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं तो हैंड को विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हॉट प्लेट को टच करने पर अपना हाथ हटा लेते हैं, तो हॉट प्लेट वहां क्या है, स्टिमुलस है। उस केस में यहां से सेंस ऑर्गन है ना, स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन, यहां से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज कहां जाएगा?
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, वहां से सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, कहां आएगा, मसल्स के पास में, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हैंड विथड्रॉ किया जाएगा। समझ में आया? लेकिन इस तरीके से इसमें कोई सिग्नल यहां से नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिक सिग्नल ब्रेन से आ रहा है। इसके लिए कोई स्टिमुलस काम नहीं कर रहा ना, इसमें कोई स्टिमुलस काम कर रहा है? अरे कहाँ स्टिमुलस है ना, सिग्नल ब्रेन से आ रहा है, हम अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, यहां से कोई सिग्नल जा नहीं रहा है। समझ में आया? सिग्नल तब जाता है जब बाहर से कोई स्टिमुलस अटैक करेगा, तो स्टिमुलस सेंस ऑर्गन पर अटैक करेगा, सेंस ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल कहां भेजते हैं, ब्रेन को, और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा मसल्स के पास में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूं, देखिए ये सिग्नल है, ठीक है, एक मिनट, सिग्नल नहीं लिखा वो, देखिए ये आपके सेंस ऑर्गन, क्या है ये, सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन से क्या है, सिग्नल पास होगा, किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। कहां जाएगा सिग्नल, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाएगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा किसके पास, कहां आएगा, पहले कोई बताएंगे सिग्नल कहां आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आता है, सीधे मसल्स पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अभी समझा रहे हैं। ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा। मतलब हमारे ब्रेन से यहां तक या कहीं पर भी क्या अटैच है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो अटैच है, तो न्यूरॉन में देखिए इस तरीके से आपने पढ़ा है, ये क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन का लास्ट पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लास्ट पार्ट क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग्स। ये नर्व का क्या है, एंड पार्ट है, नर्व एंडिंग बोलते हैं। तो सिग्नल यहां से रिसीव किया जाएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन है, तो यहां सिग्नल आएगा, इसके बाद सिग्नल कहां पहुंचेगा, नर्व एंडिंग। समझ रहे हैं ना, यहां से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन जो है उनका लास्ट पार्ट क्या होगा, नर्व एंडिंग होगा, ये पार्ट लास्ट पार्ट है। ठीक है, यही पार्ट आपकी मसल से जुड़ा हुआ है। तो आपकी सोचिए ये मसल्स हैं, क्या है ये, मसल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संदेश मैसेज आ रहा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, आया यहां पर, और ये सिग्नल कहां जाएगा, मसल्स में जाएगा। तो ये हमारे मसल्स हैं। अब समझना है सिग्नल मसल्स पर कैसे जाएगा, सिग्नल मसल्स पर कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए देखिए यहां पर ये तो पता है, ये एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिकल बटन बोलते हैं इसको। जितनी नर्व एंडिंग है उसके ऊपर इस तरीके से सॉलिन स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। ठीक है, ये यहां पर इस तरीके से है, ये देखिए इनको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो सिग्नल यहां पहुंच चुका है। ये एक नर्व एंडिंग में दिखा रहा हूं, एक सिंगल को उठा के यहां दिखा रहे हैं। सिग्नल किसके, सिग्नल ऐसे आ रहा, देखिए इस पर आ रहा है, पता है ना, न्यूरॉन्स पर सिग्नल जब चलता है तो उसकी मेम्ब्रेन पर चलता है, मेम्ब्रेन पर। ठीक है, जैसे एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, एसी करंट सरफेस पर चलती है और डीसी करंट मिडिल में, पूरे हिस्से में होकर के चलती है, वायर में। यहां पर सिग्नल कैसे होके आएगा, ये देखिए इससे होके आ रहा है, किससे, मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है नर्व की। ठीक है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर होकर के सिग्नल आएगा। सिग्नल जैसे यहां पहुंचेगा, कहां पर, एक्सॉन टर्मिनल पर आया। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या है, कुछ बैग्स है छोटे छोटे। अब थोड़ा मैकेनिज्म नहीं समझना है, इसके अंदर नर्व एंडिंग में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, उनके अंदर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। क्या चीज भरा है, एक केमिकल भरा है, उसको क्या बोलते हैं, ACH। ACH का पूरा नाम एसिटाइल कोलिन। समझ रहे हैं ना, ये कहां भरा हुआ है, नर्व एंडिंग्स में भरा हुआ है, केमिकल है। ठीक है, ये रिलीज कब होगा, जब सिग्नल आएगा, जैसे ही सिग्नल यहां पहुंचेगा। ठीक है,
जैसे ही ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल करेगा, सिग्नल जैसे यहां पहुंचेगा तुरंत क्या है, कैल्शियम आयन मूव करेगा, कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। न्यूरॉन्स में कैल्शियम आयन क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। कैल्शियम आयन के मूवमेंट होने की वजह से एसिटाइल कोलिन यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देखिए एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है, रिलीज। तो इतनी चीजों में यहां पर रे डायग्राम में लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा नहीं भूल जाएंगे आप। देखिए यहां पर लिखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब सिग्नल कहां पहुंचता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर जंक्शन, इसको आप समझ रहे हैं क्या है जंक्शन, ये जहां पर न्यूरॉन्स और हमारी मसल्स आपस में जुड़ती हैं उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपका न्यूरॉन है और ये आपका मसल है, दोनों के बीच में जंक्शन देख रहे हैं ना, यही क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल कहां आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचेगा, या इसको भी हटा करके सीधे आप लिखेंगे नर्व एंडिंग, नर्व, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, नर्व एंडिंग किसका, ऑफ मोटर न्यूरॉन। अब ज्यादा सही है, सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के एंडिंग पार्ट पर आ गया, लास्ट पार्ट पर, ठीक। जैसे ही होगा तुरंत कैल्शियम प्लस प्लस क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इन कहां मूव करेगा, एक्सॉन टर्मिनल में, एक्सॉन टर्मिनल में मूव करेगा, समझ रहे ना, कैल्शियम बाहर से इन हो जाएंगे। अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन यहां से रिलीज हो जाएगा, ACH रिलीज होगा। अब न्यूरॉन से क्या रिलीज हो गया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया। मतलब न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन तब रिलीज होता है जब सिग्नल आता है, जैसे सिग्नल आएगा कैल्शियम अंदर जाएगा और एसिटाइल कोलिन बाहर हो जाएगा। मतलब यहां सिग्नल पहुंचा, वो सिग्नल किसका रूप ले लिया, एसिटाइल कोलिन। मतलब आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। यहां से सिग्नल को यहां तक ले जाने में कौन मदद करेगा, एसिटाइल कोलिन। जैसे रिवर को क्रॉस करना होता है तो बोट की मदद से हम लोग रिवर क्रॉस करते हैं, ये समझिए गैप है, क्या है ये गैप, इस गैप को यहां से यहां क्रॉस होना है तो सिग्नल यहां से यहां कैसे आएगा, एसिटाइल कोलिन की मदद से आएगा। वही एसिटाइल कोलिन आप सिग्नल समझ लीजिए, सिग्नल किसका रूप ले लिया, एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। यहां पर मसल है, ये क्या है, मसल सेल, ठीक है, मसल्स है ये। यहां पर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, किसके ऊपर, मसल सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर हैं, हमारी मसल्स पर क्या है, रिसेप्टर हैं। एसिटाइल कोलिन यहां रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन कहां चला जाएगा, मसल्स में। तो मैं आगे लिख रहा हूं, ACH मूव तो मसल सेल, वो मसल सेल में मूव कर जाएगा, ठीक, समझ में आया। अब क्या होगा, अब देखिए, जैसे ही एसिटाइल कोलिन मसल सेल में आएगा तुरंत क्या होगा, यहां पर मसल सेल के अंदर एक चीज बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, हर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल सेल में भी है। मसल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम भरा होता है, बताया था पिछली बार कि स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें बहुत सारा कैल्शियम भरा है, लेकिन रिलीज नहीं हो रहा है। रिलीज कब होगा, जब सिग्नल आएगा, जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि मसल सेल के अंदर कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से कैल्शियम तब रिलीज होगा जब उसको कोई सिग्नल आएगा, समझ रहे हैं। तो सिग्नल आया, हमारी मसल सेल में क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो गया, ठीक। तो आगे लिखेंगे, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या है? मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। बस अब कहानी स्टार्ट हो जाएगी, मेन चीज अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बिना कैल्शियम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो मसल सेल के अंदर क्या चीज बताया अभी मैंने? दो टाइप के फिलामेंट बताए, कौन से? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के पास में जैसे ही कैल्शियम पहुंचेगा तुरंत मसल्स कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज चाहिए? मेन कैल्शियम। कैल्शियम कैसे रिलीज होता है? जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक यहां से सेल से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा था रे डायग्राम में। अब हमको समझना है कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो उसको देखिए। आगे का टॉपिक है स्लाइडिंग, इसी में है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल सेल के अंदर क्या रिलीज हो चुका है? कैल्शियम। अब उसका रोल समझना है कि दो टाइप के फिलामेंट आपको बताया गया है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये मैंने फिलामेंट बताया आपको एक्टिन, और इसके बाद दूसरा फिलामेंट कौन सा था? मायोसिन। ठीक, ये मायोसिन है। मायोसिन में कुछ इस तरीके से क्या रिलीज निकले होते हैं? हेड। यहां पर क्या है? ये हेड, देख रहे हैं ना? ये मायोसिन लास्ट टाइम बताया था। मायोसिन में इस तरीके से क्या रिलीज निकला होता है? क्रॉस आर्म। उसमें एक हिस्सा क्या है? हेड है। मायोसिन की मोटी रॉड होती है, उसमें मीरोमायोसिन से बना है, और मीरोमायोसिन में एक पार्ट हेड है। अब यही एक्टिन के फिलामेंट क्या करेंगे? इस पर स्लाइड करेंगे। जैसे ये एक्टिन का फिलामेंट है और ये मायोसिन का हेड है, ये देखिए पहले क्या करेगा? अभी ये रिलैक्स है, ये रिलैक्स स्टेज है। क्यों? क्योंकि मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ जुड़ा नहीं है, अभी ये दूर दूर है। पहले क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये रिलैक्स स्टेज का डायग्राम है। अब मैं कहानी स्टार्ट यहां से हो रही है। जैसे ही कैल्शियम पहुंचेगा कहां पर? इन मसल सेल। मसल सेल में कैल्शियम जैसे ही रिलीज हो जाएगा, कहां से रिलीज होगा? फ्रॉम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो जाएगा। इसी सेल में आ जाएगा जहां पर ये फिलामेंट है। ये कैल्शियम क्या करेगा? एक्टिन फिलामेंट, पिछली बार बताया था मैंने, एक्टिन फिलामेंट पर इस तरीके से कहीं कहीं ट्रोपोनिन लगा है। ट्रोपोनिन बताया था ना, एक्टिन के जो फिलामेंट हैं उसमें एक चीज बताया था, ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ क्या करेंगे? बाइंड। समझ में आ रहा है ना? अगर पिछली बार नहीं आए थे इसलिए मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात अगर आ रहा है तो यहां पर जो ट्रोपोनिन है, कैल्शियम आयन क्या करेगा? इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, इसमें कन्फर्मेशन चेंज करेगा। कन्फर्मेशन का मतलब उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। ठीक है, और ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, अपनी पोजीशन से शिफ्ट। तो यहां पर लिखेंगे कैल्शियम आयन क्या करेगा? कैल्शियम बाइंड करेगा, बाइंड टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ठीक है, और कन्फर्मेशनल चेंज होगा किसमें? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक, और ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन शिफ्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा वो हट जाएगा। और जैसे ही हटेगा तो ट्रोपोनिन करता क्या है? क्या करता है? जैसे ये एक्टिन का फिलामेंट है, ठीक है, और इस एक्टिन के फिलामेंट के ऊपर यहां क्या लगा है? ट्रोपोनिन लगा है ये ट्रोपोनिन। ठीक, इस पर एक्टिन के फिलामेंट के साथ क्या बाइंड होना है? मायोसिन का हेड जुड़ना है। कहां जुड़ेगा? मायोसिन की हेड जहां जुड़ता है, जिस जगह पर एक्टिन फिलामेंट पर, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट।
एक्टिन फिलामेंट पर वो जगह जहां मायोसिन का हेड अटैच होगा उस जगह को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। और उस एक्टिव साइट को कौन छुपा के रखा हुआ है? ट्रोपोनिन प्रोटीन इसको छुपा के। देखिए ये एक्टिव साइट है, इस डायग्राम में देखिए ये क्या है? एक्टिव साइट है, यहीं पर बाइंड करेगा। इसको कौन छुपा के रखा है? ट्रोपोनिन। जैसे कैल्शियम बाइंड करेगा फिर क्या होगा? फिर देखिए कैल्शियम बाइंड करेगा तो इसके बाद में ये एक्टिव साइट जो है वो दिखने लग जाएगा। एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगा, अनमास्क हो जाएगा। मास्क का मतलब ढकना, पहले मास्क है, अब क्या हो जाएगा? अनमास्क। अनमास्क का मतलब ये ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन से हट जाएगा। ये देखिए ट्रोपोनिन हट करके यहां पर आ गया और एक्टिव साइट दिखने लग गया। ठीक है, जैसे एक्टिव साइट दिखेगा उसके बाद में क्या होगा? ये एक्टिव साइट दिखने लग गई है, ट्रोपोनिन यहां आ गया, मायोसिन का जो हेड है वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा। मायोसिन का हेड तुरंत आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखिएगा एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। मायोसिन के लिए जो यहां पर एक्टिव साइट है किस पर? एक्टिन पर, वो क्या हो जाएगी? अनमास्क हो जाएगी। ठीक है, और अब क्या होगा? क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा। ठीक है, ब्रिज फॉर्मेशन। किसके बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा? मायोसिन का हेड और एक्टिन पर जो एक्टिव साइट है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा। ठीक है, बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन हेड, मायोसिन के हेड के बीच में। समझ में आया? वो डायग्राम समझाऊंगा, बुक में जो दिया है डायग्राम देखिए, फिर से देख लीजिए। अब क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगा? ये डायग्राम देखिए, ये है एक्टिन का फिलामेंट, यहां पर एक्टिन के फिलामेंट पर ये सोचिए क्या है? एक्टिव साइट है। ये है एक्टिव साइट, यहां पर आपको एक्टिव साइट दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पर मायोसिन का हेड आकर के बाइंड करेगा। ये देखिए मायोसिन है, मायोसिन का हेड आकर के इस पर जुड़ गया। मतलब इस डायग्राम में जो अभी तक आप देख रहे थे इसमें ये क्या करेंगे? अब इसके साथ जुड़ गए। ऐसा नहीं होता, उछल के नहीं जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उछल करके कूद के जुड़ गए, इतना गैप आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो। देखिए होता क्या है, ये है ना, पहले वो ऐसे होते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में थोड़ा तिरछा, आप देखिए जुड़ेगा कैसे? ये देखिए ऐसे, ऐसे था पहले रेस्टिंग स्टेज में, गैप दिख रहा है ना, वो सीधा हो गया। ये हेड क्या हो गया? हेड ही मूव कर गया, जुड़ गया। फिर रिलैक्स होना है, रेस्टिंग में आना है, ये वापस छूट गया। ये क्रॉस ब्रिज बन गया, जुड़ गया, और क्रॉस ब्रिज बन गया तो अब ये स्लाइड कराएगा और ये हट जाएगा तो स्लाइडिंग खत्म हो जाएगी। तो अब सबके बीच में क्या बन चुका है? क्रॉस ब्रिज। इधर से इस पर क्रॉस ब्रिज देखिए बन गया। ठीक है, ये सब क्रॉस ब्रिज बन गए। अब इस क्रॉस ब्रिज कैसे बनता? बिना एनर्जी के नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्रॉस ब्रिज जब बनेगा तो हमने आपको बताया था ये मायोसिन का हेड है, इस पर दो तरीके का साइट है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ऊपर वाली साइट कौन सी है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहीं से तो एक्टिन के साथ जुड़ रहा है। ऊपर वाली साइट को क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और नीचे की साइट कौन सी है? एटीपी बाइंडिंग साइट। मतलब इस पे आप कह सकते हैं कि दो साइट है, एक यहां है और एक यहां है। ऊपर वाली साइट एक्टिन, ये एक्टिन से जुड़ेगा और यहां पर एटीपी आकर के बाइंड करेगा। तो याद रखिए एटीपी पहले बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज बनने के पहले एटीपी आकर के इसके ऊपर, अभी रिलैक्स स्टेज में है ना, जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम आयन पहुंच गया, इसका एक्टिव साइट खुलने जा रहा है, उसके पहले ही इस पर क्या है? एटीपी आकर के बैठ जाएगा।
ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज बनने के पहले एटीपी को जुड़ना जरूरी है, और जब एटीपी जुड़ जाएगा तो ये एटीपी क्या होगा, टूटेगा, और एटीपी टूटता है तो एनर्जी रिलीज करेगी। जैसे ही एनर्जी रिलीज करेगी तुरंत इसके अंदर ताकत आ जाएगा और वो जुड़ जाएगा। एनर्जी को लेकर के तो मूव करेगा ना, तो पहले एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगा, तुरंत ही इसको यूज करके इसके साथ जुड़ गया। तो क्रॉस ब्रिज बनने के पहले ये सारा सिस्टम है, ये लिखिएगा। इसके पहले ही मैं इस यहां पर एक लाइन खींच दे रहा हूं, इसी पर लिखेंगे एटीपी बाइंड करेगा तो मायोसिन हेड पर बाइंड कर गया, साथ में और क्या होगा, अब वो टूटेगा, ठीक है। एटीपी ब्रेक करेगा, किसकी मदद से ब्रेक करेगा, बताइए कौन तोड़ेगा एटीपी को, एटीपेज एंजाइम। कहां से आया एंजाइम, इसी के अंदर है, यही एंजाइम का भी काम कर रहा है, हेड पार्ट ही एंजाइम का भी काम करता है। लास्ट टाइम लिखाया था मैंने, हेड जो है वो एंजाइम का भी काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हेड प्रोटीन है और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। ये एटीपेज एंजाइम का काम करेगा, एटीपी ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक होगा तो रिलीज एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज जो बनेगा वो ब्रैकेट में लिखिएगा, बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम एटीपी। जो एटीपी के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी ब्रेकडाउन, एटीपी के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी, उसी को यूज करके क्रॉस ब्रिज बनेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, जेड लाइन को, ये जो एक्टिन के फिलामेंट हैं, एक्टिन का फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक। अब ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये था एक्टिन का फिलामेंट और ये है हेड किसका है, मायोसिन का भी ऐसे है, ठीक है। अभी ये ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से है। अब एनर्जी इसको यूज मिली, एनर्जी लेकर के जुड़ गया, जितने हेड हैं सबके सब जुड़ जाएंगे। ये वाले हेड जो इधर की साइड में है वो ऐसे हैं, और जो बीच में जैसे दो एक्टिन के बीच में गैप है ना, एक एक्टिन इधर से है और एक एक्टिन इधर है, दोनों के बीच में गैप है, तो इधर वाले पर कैसे जुड़ेगा, इधर वाले पर वो ऐसे नहीं जुड़ेगा, ऐसे है, जुड़ गया ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि खींचना किधर है बताइए, इधर खींचना कि इधर खींचना है, अंदर की साइड में ले जाना, अंदर क्या है, ये है, इधर की खींच करके इधर खींच के लाना है, तभी तो जेड लाइन पास में आएगी। इनको पीछे नहीं ढकेलना है, ये इसको खींच के इधर लाएगा और ये खींच करके इधर, तो ये सोचिए इधर वाला है, ठीक है, ये है जोड़ा। अब इसको ऐसे खींचेगा, ये ऐसे पकड़े हुए है, ये देखिए जा रहा ना, जैसे गांव में छपरा उठाते हैं, पकड़ करके सरका देते हैं, सरका दिया ना, छत को पकड़ करके, मतलब हाथ लगा है उसी पर, ऐसे ही आगे बढ़ा दिया, ऐसे ये देखिए, ये इसको पकड़ा है, अब पकड़ा है, पकड़ करके आगे बढ़ाया है, अपना कहीं नहीं हिल रहा है, इसका केवल हेड हिल रहा है, ये देखिए बढ़ा दिया आगे। और इधर वाले के साथ क्या होगा, इसमें ऐसे जुड़ा रहेगा, इसमें ऐसे था, इसकी डायरेक्शन हेड की ऐसे थी, है ना, जुड़ा और खींच करके इधर लेके आया, लाया, फिर छोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, फिर ये अपनी पोजीशन वापस, ठीक है, तो रिलैक्स हो जाएगा वो चीज फिर से। तो इस तरीके से होगा। तो यहां पर स्लाइड कौन कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है, किसके ऊपर में, मायोसिन के ऊपर। तो नोट कर लीजिएगा आगे कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन के हेड के ऊपर वो स्लाइड करेगा, मायोसिन कभी स्लाइड नहीं करता है। तो बताइए क्रॉस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एनर्जी यूज होती है कि एटीपी यूज होता है कि एटीपी बनता है,
क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एटीपी यूज टूटता है कि एटीपी बनता है? टूटता है। एटीपी यूज होती है, ब्रेक डाउन करती है। नोट कर लीजिएगा यहीं पर, फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एटीपी यूज होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटीपी यूज हो रही है या एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है, एटीपी ब्रेक कर रही है या एटीपी हाइड्रोलाइज कर रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो एटीपी यहां पर ब्रेक डाउन होता है। अब क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या है? फिर एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए इसको। देखिए, ये था इस तरीके से जुड़ा ना, हाँ, ऐसे एनर्जी को यूज करके जुड़ा, उसी एनर्जी को यूज करके आगे भी ढकेला इसने। क्रॉस ब्रिज बनने में एनर्जी, एटीपी टूटा था, एनर्जी रिलीज हुआ था, एनर्जी को यूज करके ये क्रॉस ब्रिज बना और उसको यूज करके एनर्जी को आगे बढ़ाया। अब जब ये आगे बढ़ गया, अब बताइए ये हाथ, ये हेड पीछे जाना है कि नहीं जाना है? ठीक है, तो इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ेगा कैसे? तो क्रॉस ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो मसल रिलैक्स होगी। नहीं, स्लाइड तो हो चुका है, ये स्लाइड होकर के इधर आ गया, ये स्लाइड होकर के इधर आ गया। ठीक है, हेड के ऊपर। अब इस क्रॉस ब्रिज को जब स्लाइड हो गया, अब इस क्रॉस ब्रिज को, कनेक्शन को हटाना है, तो हटाने में क्या है? एनर्जी यूज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। क्रॉस ब्रिज जब टूटेगा तो मसल्स अपनी पोजीशन पर वापस आएगी। देखिएगा, क्रॉस, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया, इसने तो आगे बढ़ा दिया। अब ये पीछे थोड़ी ना लेके आएगा कि नहीं अब पीछे भी आपकी जगह पे फिर से आपको नहीं ले जाना, अपने आप आएगा वो। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज बन चुका है, मसल्स में फिलामेंट एक्टिन आगे बढ़ चुका है। अब क्रॉस ब्रिज क्या होगा? ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स होंगी। स्प्रिंग को खींचने में एनर्जी लगता है, छोड़ने में कोई एनर्जी लगता है? नहीं लगता ना। रिलैक्स होने में कोई एनर्जी नहीं है ना, रबर को खींचने में एनर्जी लग रही है। वैसे यहाँ पर इसको एनर्जी देकर के आगे बढ़ा दिया, अब ये अपने आप आए। तो यहाँ पर ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा, तो तोड़ने में एनर्जी नहीं खर्च हो रही है, लेकिन तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है। कैसे? देखिए, तोड़ने में एटीपी को बनाना पड़ेगा, तोड़ने में एटीपी को फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से तो वही काम करना है अगली बार ना, दोबारा से तो फिर मसल्स को कांटेक्ट अगली बार भी तो कराना है। तो क्रॉस ब्रिज जब टूटेगा तो पिछली वाली स्थिति वापस हो जाती है, इस पर एटीपी आकर के क्या है? एटीपी फिर से बन जाएंगे, जो एटीपी टूटे थे वो एटीपी वापस बन जाएंगे। तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब क्रॉस ब्रिज टूटता है, जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो एटीपी टूटती है, यही समझना है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यही अक्सर आता है एग्जाम में, लिखेंगे फॉर क्रॉस ब्रिज ब्रेक डाउन। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए जब क्रॉस ब्रिज टूटेगा तो एटीपी फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एटीपी फॉर्मेशन, मतलब एटीपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एटीपी तब बनेगी। कैसे बनेगी एटीपी? एडीपी और फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे? एटीपी बना देंगे। अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमने बोला कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बताया अभी, बिना एटीपी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्रॉस ब्रिज बनेगा नहीं। मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। कैसे? देखिए, लिख लिए यहां तक। जो कैल्शियम आयन कहां से, जैसे ये मसल सेल है, मसल सेल, सेल समझिएगा, मसल नहीं बता रहा हूं मैं, मसल सेल, उसके अंदर मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा उस सेल के अंदर क्या है? एक्टिन और मायोसिन की रॉड लगी हैं। ठीक है, हो गया। ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकले थे? कैल्शियम निकला था, तभी तो हुआ था कॉन्ट्रैक्शन। अब कैल्शियम ढेर सारे निकल करके आ गए थे यहां पर,
अब जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, काम समाप्त हो गया, तो कैल्शियम को विदा भी तो करना है, उनकी जगह पर वापस करना है। तो जितने कैल्शियम निकल करके आए थे मसल सेल में, वो सारे कैल्शियम क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेजे जाएंगे। कब? जब काम खत्म हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब रिलैक्स कराना है, तो रिलैक्स कराने में क्या है, कैल्शियम को वापस भेजना पड़ेगा। वो रिलैक्स कराने में क्रॉस ब्रिज नहीं बनाना है ना, वो टूट गया आप तो, ठीक है, तोड़ दिया जाता है उस समय। तो कैल्शियम को रिटर्न बैक कराया जाता है और कैल्शियम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जबरदस्ती भेजा जाता है। वो कैसे, देखिए, बताइए। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उस समय कैल्शियम आयन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज्यादा होंगे कि सेल के अंदर ज्यादा होंगे? यहां पर जहां कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है उस जगह। हाँ ना ना, सब नहीं, स्टोर हाउस है, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल का है उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम भरा हुआ है, स्टोर हाउस है, खजाना है, वो खजाना नहीं खाली हुआ है। थोड़े से कैल्शियम निकल करके बाहर आए, काम कर खत्म कर दिए, अभी भी बहुत सारे कैल्शियम बैठे हैं कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। समझ रहे हैं ना? थोड़े से बाहर इधर देख लो जी, थोड़े से कैल्शियम बाहर निकले थे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे कैल्शियम हैं, थोड़े से निकल करके कहाँ आए थे, बाहर। तो जब बाहर थोड़ा सा आया था, तो इसको जब भेजेंगे तो बताइए एनर्जी देनी पड़ेगी कि अपने आप चला जाएगा? एक आपने पढ़ा है एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो जब कोई चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाती है, सोचिए अगर कैल्शियम बाहर बहुत ज्यादा होता, अंदर क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कम होता, तो बाहर से सेव, हाँ क्या करना है, हो गया अपने आप ही, कुछ नहीं करना। अगर कैल्शियम अंदर कम होते एंडोप्लाज्मिक में, बाहर ज्यादा निकल गए होते, तो बड़े आराम से चले जाते अंदर, क्योंकि बाहर ज्यादा अंदर कम है, हाई टूलो तो अपने आप कोई चीज चली जाती है, लेकिन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, कम से ज्यादा की तरफ भेज रहे हैं। कम से ज्यादा की तरफ तो हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है ना, ये तो जानते ही हैं। इसीलिए इसको पंप कराया जाता है। पंप का मतलब एक्टिव प्रोसेस, जहां पंप वर्ड आ जाए उसका मतलब समझ लीजिए एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसको यहां पर एक पॉइंट करके इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, जब मसल रिलैक्स करती हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का जस्ट उल्टा होता है। जो चीज आपने कॉन्ट्रैक्शन में समझी थी उसी का जस्ट उल्टा होगा। क्या समझा था, कैल्शियम आयन निकल करके आए थे ना, वो रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न बैक, बैक होंगे। कैसे बैक होंगे, पंप कराए जाएंगे, पंप इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब पंप होगा तो जाहिर सी बात है क्या है, वो एक्टिव प्रोसेस बोला जाएगा। इसी को टिक कर लीजिएगा, पंप किया जाता है, एक्टिव प्रोसेस है। हाँ बताइए। हाँ, सिस्टर्नी एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा है सिस्टर्नी। आपने गोल्गी बॉडी पढ़ा था ना, तो ईआर में भी सिस्टर्नी, वेजाइकल्स, ये सब पार्ट होते हैं ना, वही सिस्टर्नी में मेन होता है। ईआर के किस हिस्से में है? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम केवल शॉर्ट फॉर्म में इसको ईआर लिख दे रहे हैं, वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी उसका एक हिस्सा है, तो मेनली सिस्टर्नी में भरे होते हैं। भरा कहाँ होता है, ईआर के सिस्टर्नी में होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम वापस हो जाएगा, पंप कर दिया जाएगा, इसलिए क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। और क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और एटीपी टूटा था, अब एटीपी बन जाएगा, एटीपी फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एडीपी और फॉस्फेट आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेगा, एटीपी। जस्ट अपोजिट प्रोसेस है रिलैक्सेशन।
अब यहां से नोट कर लीजिए पहले इतना, इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। हक्सले साइंटिस्ट ने दिया था, एक फिलामेंट दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, फिसलता है। एक चीज बताइए, मसल रिलैक्सेशन जब होता है, हम कहते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में एनर्जी चाहिए, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स कराने में भी एनर्जी चाहिए। कैसे? कैल्शियम को भेजना पड़ेगा ना, कैल्शियम को उनके घर भेजने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो पंप किए जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव प्रोसेस है और रिलैक्सेशन भी क्या है? एक्टिव। तो नोट कर लीजिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोथ रिक्वायर, दोनों को क्या चाहिए? एनर्जी, दोनों को एनर्जी चाहिए। मतलब एटीपी खर्च हो रही है, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने में नहीं हो रही है, लेकिन पंप करने में हो रही है। हो गया? तो हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एटीपी कहां खर्च होती है? कहेंगे क्रॉस ब्रिज बनाने में। रिलैक्सेशन के दौरान एटीपी कहां खर्च होती है? कैल्शियम को पंप कराने में। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने में तो एटीपी बनती है उल्टा, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटीपी कहां बनती है, क्रॉस ब्रिज तोड़ने में और बनाने में। किस में एटीपी खर्च होगा, कहां बनेगा? अब देखिए, आपने रियलाइज किया होगा, इसको मैं समझा रहा हूं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो आईलिड्स को बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर देते हैं? ताकि डर ना लग जाए उसको देख करके। हाँ, रात में डराए ना, इसीलिए आंखें पलक वो बंद कर देते हैं, हाथ वाथ सीधा कर देते हैं। बुरा रहेगा तो चापड़ मार देगा ना, क्यों? हाँ, हाथ सीधा कर देते हैं ना, क्यों? डेथ हो गया है, उसकी बॉडी में थोड़ी देर तक ऑक्सीजन है, सप्लाई नहीं हो रहा है, हार्ट काम करना बंद कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में खत्म। लेकिन सेल के अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जब तक बची रहती है, भाई सेल के अंदर तो है ना, एक बार ऑक्सीजन पहुंच गई है तो जितनी देर तक, कुछ मिनट या सेकंड तक जब तक ऑक्सीजन रहेगी, तब तक उसकी बॉडी में कह सकते हैं कि एटीपी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, एनर्जी बन रही है। उसके बाद अल्टीमेटली पूरी तरीके से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान अगर हैंड को सीधा नहीं किया गया तो बाद में लाख ताकत लगाने पर सीधा नहीं होगा वो, क्योंकि मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, और रिलैक्स कराने में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी फॉर्मेशन तो बंद हो जाएगा। इसीलिए तत्काल अगर कर देंगे सीधा तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, वो हार्ड होने लगता है। आंख में पलक में मसल से हो रहा ना, आईलिड में मसल्स है ना, मसल्स, हाँ मसल्स, फिर वो बंद नहीं होंगी, वो ऐसी खुली रहेंगी, खुला रहेगा ऐसे, समझ रहे ना? क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, रिलैक्सेशन भी नहीं होगा। आप आईलिड को बंद करने के लिए मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना चाहिए ना, या वैसे बंद हो जाता है आईलिड? नहीं होता ना, तो कोई प्रोसेस नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक। यहां तक ये फिनिश हो गया। इसके बाद बुक में दिया है रेड और व्हाइट मसल फाइबर। एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, मैंने लास्ट टाइम इसको समझा दिया था। रेड मसल फाइबर, मसल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मसल सेल का दूसरा नाम मसल फाइबर। मतलब जो मसल सेल्स होती हैं वो दो टाइप की हैं, रेड और व्हाइट मसल सेल्स। व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है, हमारी बॉडी में दोनों है, या किसी भी जीव की बॉडी में, एनिमल्स में दोनों होती हैं कि नहीं होती हैं? बताइए सोच करके। हमारी बॉडी में कौन सी है इसमें से? रेड मसल फाइबर है या व्हाइट मसल सेल्स हैं? ये मसल सेल के टाइप होते हैं, बताइए। दोनों हैं, सब में दोनों होता है, रेड मसल फाइबर भी और व्हाइट मसल फाइबर भी, ठीक है। जो एथलीट होते हैं, जो जिम करते हैं, ठीक है, उनमें रेड मसल फाइबर ज्यादा होती हैं। हाँ, बता रहे हैं, समझ में आया? दोनों में क्या अंतर है समझ लीजिए।
रेड मसल फाइबर कैसे कलर की हैं? रेड कलर की। इनका कलर कैसा है? जो चीज बढ़ा लीजिए, कुछ चीजें मैंने छोड़ दिया था उस समय। ये कैसी हैं? व्हाइट कलर की हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? व्हाइट मसल फाइबर। मतलब थोड़ा सा कम रेड है, रेड कम है, ठीक है। ये ज्यादा रेड है। रेड क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा है, और मसल सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। तो यहां पर मैंने बोला था मायोग्लोबिन क्या है? बहुत ज्यादा है, और यहां मायोग्लोबिन क्या है? लेस, ठीक है। मायोग्लोबिन यहां पर कम है थोड़ा सा, समझ में आया? इसलिए उनका कलर रेड नहीं है पूरा। अब मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन जब ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा आएगा, और ये काम तेजी से काम ज्यादा करेंगी, श्वसन ज्यादा करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को बॉडी में भेजने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन बॉडी की सेल में, उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनेगी, उतना ही हम ज्यादा देर तक काम कर सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या है? सॉरी, लिखेंगे रेस्पिरेशन कौन सा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होती है? मोर है। रेड मसल में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा जाती है क्योंकि मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक। यहां पर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इनको एनर्जी कहां से मिलेगा? एरोबिक से। इनको एनर्जी कहां से मिलेगा? एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो कितने एटीपी बनते हैं ग्लूकोज से? 1 ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी। और एरोबिक में 38। समझ में आया? यहां ज्यादा एनर्जी बनेगी, यहां कम बनेगी। इनका दूसरा नाम क्या है? एरोबिक मसल। इनको बोलते हैं एरोबिक मसल्स। ये क्या है? एनएरोबिक मसल, ठीक है। एरोबिक मसल्स और एनएरोबिक मसल्स बॉडी में ध्यान रखिए दोनों होती हैं, ठीक है। सिंगल बॉडी में दोनों है। अगला चीज बताया था मैंने, रेड मसल्स जो होती है ये क्या है? बहुत स्लो काम करती हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो स्लो होता है, समझ रहे ना? संकुचन बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन बड़े लंबे समय तक, क्योंकि जो चीज धीरे चलती है वो बहुत लंबे समय तक काम करती है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन स्लो है थोड़ा सा, एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, धीरे धीरे काम करती हैं और लंबे समय तक काम करती हैं, ठीक है। वहां कॉन्ट्रैक्शन क्या है? फास्ट है। यहां पर फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। जैसे हो गया ये, हमारी आईज ब्लिंक कर रही हैं, कौन सी मसल काम कर रही है? थोड़े समय के लिए हो रहा ना, मतलब जैसे बार बार ब्लिंकिंग हो रही, ठीक है, लेकिन क्या है, ब्लिंक एक बार ब्लिंक करने में बहुत थोड़ा समय लगता है। कितना टाइम लगा? बहुत थोड़ा समय लगा ना, ठीक है। लेकिन कोई भी काम चल रहा है उसमें बड़ा ज्यादा समय, जैसे जंपिंग कर रहे हैं, जंपिंग लगातार कर रहे हैं, लगातार जंपिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, उसमें रेड मसल काम करती हैं। इसीलिए बोला था एथलीट में क्या होता है? रेड मसल फाइबर ज्यादा होते हैं। समझ में आया? तो रनिंग में, जंपिंग में, सब में क्या है? रेड मसल, क्योंकि ये धीरे धीरे है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, और वो फास्ट चलती हैं और शॉर्ट। स्पैरो बताया था, गौरैया जो होती है उड़ती है तो थोड़ा दूर उड़ती है, थक जाती है, ठीक है, वो थकती भी ज्यादा है। यहां लिखिएगा टायर्ड, ये टायर्ड हो जाती हैं शॉर्टली, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हैं। ये क्या है? नॉट टायर्ड, शॉर्टली, ये जल्दी थकती नहीं है, ठीक है।
जो बर्ड्स लगातार फ्लाइट कर रही होती हैं, बहुत दूर तक फ्लाइट करती हैं, उनमें कौन सी मसल है? रेड वाली है, ठीक है। वो धीरे धीरे फ्लाइट करे बहुत दूर तक। और छोटी जो बर्ड होती है फुदकने वाली, वो जरा सा उछले, सारी ताकत खत्म कर दिया, बैठ गए। समझ में आया? हो गया ये। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक है? स्केलेटन सिस्टम दिया है, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम समझना है। हम लोगों में कैसा स्केलेटन सिस्टम है? एंडोस्केलेटन, ठीक है। कोई बताएंगे स्केलेटन सिस्टम का मतलब? ये बोन का बना हुआ एक फ्रेम है। क्या? इट इज द फ्रेम मेड बाय द बोन्स, ठीक है। कार्टिलेज भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेनली क्या है? सब बोन्स है। क्या काम है स्केलेटन सिस्टम का? कोई वर्क बताइए, क्या करता है? बॉडी को शेप देगा, बॉडी को सपोर्ट देगा, ठीक है। लिखेंगे शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी। जैसे बोन्स रहेंगे उसी के हिसाब से हमारी बॉडी की शेप रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जितने इंटरनल ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, उनको प्रोटेक्शन रिब से मिल रहा है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। और बताइए काम, और क्या काम है स्केलेटन सिस्टम का? और कोई वर्क? मूवमेंट नहीं है इसका। हम चलते हैं, मूव करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, उसमें मसल्स का भी रोल है और बोन्स का भी रोल है ना। तो लिखेंगे बॉडी मूवमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट अलग है, लोकोमोशन अलग है। लोकोमोशन, ठीक है। मूवमेंट अलग चीज होती है, लोकोमोशन अलग है। और क्या है? एक चीज और बचती है, ब्लड फॉर्मेशन। क्या है? ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। और ब्लड फॉर्मेशन का दूसरा नाम इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। इरेथ्रो तो मेनली होता है आरबीसी प्रोडक्शन, इरेथ्रोपोइसिस मेनली क्या है? आरबीसी। हीमोपोइसिस बोला जाता है ब्लड का बनना। तो ब्लड हमारी बोन्स में बनता है अंदर, ठीक है। ये इसके स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन हो गए। कितनी बोन्स होती हैं टोटल? एडल्ट में कितनी बोन्स हैं? 206। बच्चों में कितनी है? ज्यादा है। कितनी है? फिक्स नहीं है, 250, 280, 300, अलग अलग डाटा होता है। समझ में आया? क्योंकि वो न्यूबॉर्न बेबी में किसी में कम, किसी में ज्यादा, बाद में बोन्स फ्यूज होकर के क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो एडल्ट में फिक्स होती है 206। इसी 206 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब स्केलेटन सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब समझते हैं? जो हमारी बॉडी एक्सिस पर है। जैसे हमारी बॉडी में ये देखिए, एक्सिस समझ रहे हैं? सिर, गर्दन, पूरा यहां से यहां तक का हिस्सा, केवल यहीं तक का। हेड हो गया, नेक हो गया, पूरा ये रिब्स हो गया, वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ये सब बॉडी एक्सिस है। यहां से देखिए, बॉडी एक्सिस केवल ये है, ये पूरा, मतलब एक्सिस में कहेंगे यही तो है ना। एक्सिस तो समझ रहे होंगे ना। इसकी एक्सिस क्या है? बीच में से जाएगा, सेंटर से होकर पास होगा इसका एक्सिस। तो बॉडी में एक्सिस क्या है? ये हिस्सा एक्सिस है मेन। ये पूरा मैंने जो बनाया ये बॉडी एक्सिस है। तो एक्सियल स्केलेटन यहां होगा। एपेंडिकुलर कहां होता है? साइड में है। लिम्स जो होते हैं, अपर लिम और लोअर लिम्स,
इसमें क्या है, एपेंडिकुलर है। साथ में गर्डल बोन भी जोड़ दी जाती है, एपेंडिकुलर में ये गर्डल बोन भी आती है। ठीक, तो एक्सियल समझ रहे हैं ना, जो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पर होगा। ये क्या है, एट सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। एपेंडिकुलर में लिखिएगा बॉडी की जो एक्सिस होती है उससे किनारे की साइड में, लेटरल साइड का मतलब एक्सिस से हट करके थोड़ा सा है। ठीक है, एक्सिस से थोड़ा सा अवे, लेटरल साइड में लिखा है। यहां कितनी बोन्स होती हैं, 80, एक्सियल में 80 और यहां 126 बोन्स। इसी 80 को समझना है। देखिए 80 में कौन कौन सी होती हैं, क्रेनियम, पहले क्या है, स्कल, स्कल का मतलब खोपड़ी, स्कल यहां से लेकर के यहां तक का पूरा हिस्सा क्या है, स्कल है। ठीक है, तो स्कल में 29, तो 29 बोन्स होती हैं। कितना है, 29। ठीक, ठीक है ना, बुक में कितना लिखा है, हाँ इसने थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन कर दिया है, होता 29 है। बुक ने हमको दिखाइए, अगर उसने लिखा है वहां तो दिखा दीजिए। एक मिनट, कहाँ लिखा है, 22 लिखा होगा, हम जान रहे हैं, कहाँ है बताइए जी। हाँ लिखा है, कोई बात नहीं, तब इसके हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है, ये वाला ईयर ऑस्किल्स को हटा दिया है इसने, कान वाली हड्डियां हटा दी हैं। ठीक है, क्रेनियम हो गया 8, 14 फेशियल बोन, क्रेनियम 8, 14 फेशियल, 14 8 22, 22 जोड़ा उसने। ये ईयर ऑस्किल्स को हटा करके बोलते हैं। तो जैसा बुक में लिखा है उसी के हिसाब से आपको आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने कितना लिखा है स्कल में, 22 लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद में क्या है, ईयर ऑस्किल्स, ईयर ऑस्किल्स। ठीक, और एक बोन है हाइड बोन। वैसे देखा जाए तो ये तीनों मिला करके लिखा जाता है, आप एरो बना लीजिएगा। ये तीनों 29 है, जो हम लोग 29 बोलते हैं ना, तो पूरा ये है। ठीक है, मतलब स्कल, ईयर ऑस्किल्स और हाइड बोन। स्कल में 22, ईयर ऑस्किल्स में कितना 6 हो गया और हाइड बोन 1 है, टोटल 29 यहां से आता है। ठीक है, और क्या चीज है एक्सियल में, ये तो हो गया स्कल के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कितना होगा, वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में 26 बोन, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां, 26। इसके बाद स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम कौन सी बोन होती है, ये चेस्ट बोन क्या है, स्टर्नम 1 होती है, सिंगल। ठीक, और रिब्स, रिब्स कितनी है, 24 है, कितनी है, 24। सबको काउंट करेंगे तो 80 आ गया ना। एक्सियल में पूरा क्या है, ये आपका स्कल, पूरा रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम 26 हड्डियां, एक स्टर्नम हो गया और बाकी क्या है, रिब्स हो गया। ठीक, ये आपका एक्सियल स्केलेटन में हो गया। और एपेंडिकुलर में क्या चीज है, एपेंडिकुलर में देख लीजिए, एपेंडिकुलर में कितने लिम्स हमारे पास में है, 2 अपर लिम्स और 2 लोअर। तो अपर लिम में, अपर लिम्स, अपर लिम्स में बोलेंगे कितना है, 30 × 2, क्योंकि 2 है अपर लिम्स, एक अपर लिम में कितनी है, 30 है, इसमें भी 30 है। लोअर लिम में भी कितने हैं, 30, लोअर लिम्स 30 × 2, मतलब टोटल 60 और 60 हो गया। बचा 6 बोन, तो 6 कहां जाएगा, पेक्टोरल गार्डिल, पेक्टोरल गार्डिल। पेक्टोरल गार्डिल क्या है,
जहां पर ये हमारा हैंड बॉडी में सेट होता है, ये कंधे आती है यहाँ पर जो है ना, ये जो बोन है जिसमें ये ह्यूमरस फिट हो रही है, इस ये जो बोन है ये क्या है, पेक्टोरल, मतलब कंधे में होगा। और इस एरिया में जहां पैर जुड़ रहा है यहाँ पर क्या है, पेल्विक गर्डल है। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं, एक साइड में दो होती हैं, कितनी हैं समझाएंगे आपको, एक ये पीछे बोन है और एक ये आगे है। ठीक है, दो, एक साइड में दो है तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। वन साइड में कितनी बोन, 2, और इधर भी 2 है, टोटल 4। और पेल्विक गर्डल में एक बोन होती है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हिप बोन बोलते हैं, और एक बोन इधर है, तो 2 यहाँ पर टोटल हो गया पेल्विक गर्डल। लिखेंगे 2 × 1 इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब वो 2 नहीं है, दोनों साइड में क्या है, एक एक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं आती। अब एक एक करके हमको समझना है स्कल में कौन कौन सी बोन होती है, फिर और ये सारी चीजें। देखिए आगे लिखेंगे स्कल, तो स्कल में पहले हम लोग क्या समझेंगे, क्रेनियम। क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स है, क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स में कितनी बोन्स है, 8 बोन्स। 8 कौन कौन सी होती हैं, देखिए सामने की बोन को क्या बोलते हैं, फ्रंटल। पीछे की बोन है एक सिंगल, इसको क्या बोलेंगे, ऑसिपिटल। समझ रहे हैं ना, फ्रंटल ये वाली बोन हो गया। ठीक, ये बोन है फ्रंटल। पीछे जो बोन होती है ये सिंगल है, याद रखिएगा, फ्रंटल एक है और ऑसिपिटल पीछे एक है, तो फ्रंटल एक हो गया, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल 1 बोन। इसके बाद में पैराइटल कहाँ है, यहां देखिए ऊपर जो हिस्सा है आपका, देखिएगा ऊपर ऐसे है ना, तो ऊपर आपके 2 बोन है ऐसे, एक सामने हो गया, ऊपर 2 हो गया, और एक पीछे हो गया। ऊपर वाली दोनों क्या है, पैराइटल, ये है पैराइटल है, ये 2 बोन है। और कान के पास इधर भी है टेम्पोरल, एक इधर और एक इधर, तो टेम्पोरल 2 हो गया, टेम्पोरल। ठीक है, अगर डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे आप, ये देखिए साइड का डायग्राम है, ऐसे आप इधर से देख रहे हैं तो एक ही साइड दिखेगी, ये फ्रंटल है। ठीक है, और इसके बाद में ये हो गया, ये ऑसिपिटल, ये क्या है, पैराइटल हो गया, ये है फ्रंटल, और ये कौन सी है, टेम्पोरल। पैराइटल एक नहीं है, एक उस साइड में है, टेम्पोरल एक इधर है, एक उस साइड में है। फ्रंटल आधा ये आधा बगल में है, दोनों जुड़ा है। ऑसिपिटल आधा ये आधा बगल में, दोनों जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब क्रेनियम में ध्यान रखना है, टेम्पोरल 2 हो गया, 2 बोन क्या है आपके पास, पेयर्ड है, और 2 बोन अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड एंड 2 पेयर्ड। क्रेनियम के बाद में और क्या आएगा, फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स का मतलब जो आपके चेहरे पर होगा, जो आपका फेस बनाएंगे, यही थोड़ा सा रटने में समस्या होती है। फेशियल में देखिए एक एक करके, ये बोन कौन सी है, हाँ मैंडिबल, ये बोन कौन सी है, मैंडिबल। मैंडिबल कितना है, 1 है कि 2 है, मैंडिबल 1 है कि 2 है। लोअर जॉ, हाँ 1 है, ध्यान रखिएगा। मैंडिबल, मैंडिबल ये है 1, ठीक है। और हमारा मैंडिबल मूवेबल होता, हमारा कौन सा जबड़ा मूव करता है, निचला, पैरेट का ऊपर वाला जबड़ा मूव करता है। पैरेट में वो ऊपर वाला जॉ मूव कराएगा, अपर जॉ। हमारा लोअर जॉ मूवेबल है, हम लोग इस जबड़े को मूव कराते हैं, ऊपर का जबड़ा फिक्स रहता है, भले एहसास होता है। ठीक, तो ये लिखेंगे ये मूवेबल है। मैंडिबल बोन क्या है, ये मूवेबल, ध्यान रखिएगा, ये मूव कर सकता है। यहां कोई बोन मूव नहीं करती है, फेशियल में कौन सी मूव करेगी, मैंडिबल मूव करती है।
इसके बाद अपर जो ऊपर का जो जबड़ा है इसमें कितनी हड्डियां, जहां दांत लगे हुए हैं दो, एक इधर और एक इधर, ठीक है, एक इधर और एक इधर, दो है। ये तो एक है लेकिन ऊपर क्या है, दो होती हैं, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दो, ठीक है। तो मैक्सिली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैक्सिली कितनी है, टू है, पेयर्ड है, ठीक, ये मैक्सिली हो गया। उसके बाद बताइए ये बोन जाइगोमैटिक, जो चीक बोन होती है, जिसमें चीक गाल वाला, ये कौन सी बोन है, उभार है, जाइगोमैटिक है ये। तो जाइगोमैटिक कितनी है, दो। करीना कपूर की जाइगोमैटिक निकली हुई है, देखिए ना, कुछ लोगों का उभरा होता है ये, कुछ लोगों का जाइगोमैटिक उभरा है, कुछ का पता ही नहीं लगता है। तो जाइगोमैटिक क्या है, कुछ लोगों में उभरा होता है। और जाइगोमैटिक के बाद कौन सा आया, हाँ अब समझने वाला है, देखिए अब यहीं से समझने वाला है, ठीक है। ये जो बोन है आपको, ये जो नोज है, नोज में ऊपर क्या है, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, ठीक है। दो दो चार, आपने उधर ध्यान नहीं दिलवाया, अभी उधर बोन बचा रह गया है। दो दो चार, दो छह ही तो हुआ, दो बोन और है, 8 है, दो और लिखिए, दो के नाम और लिखिएगा। यहाँ देखिए, पहले इसी को कंप्लीट कर लीजिए। यहां पर इथिमॉइड और स्फिनॉइड, इथिमॉइड, इथेमॉइड ये क्या है, सिंगल, और स्फिनॉइड, स्फिनॉइड क्या है, सिंगल। अब 8 हुआ है पूरा, ये इस क्रेनियम में 8 हुई हैं, 4 तो ये आपको, 6 तो दिखता है बड़े आसानी से, 2 आपको नहीं दिखेगा, जो मैंने छोड़ दिया था वो बाद में लिखा है, इथिमॉइड और स्फिनॉइड। इसको देखने के लिए इस खोपड़ी को खोलना पड़ेगा, तब वो दिखेगा दोनों। कहां कहां होता है इथिमॉइड, कहां है इथिमॉइड, जो है आपकी जो आंखें हैं, आंखों के पीछे एक बोन है, दोनों आंखों के पीछे एक सिंगल बोन है अंदर, वो क्या है, इथिमॉइड है। बिहाइंड द आईज लिख लीजिएगा, ये क्या है, बिहाइंड आईज, दोनों आईज के पीछे में एक सिंगल बोन है, और उसके भी पीछे क्या है, स्फिनॉइड है। इथिमॉइड के पीछे क्या है, स्फिनॉइड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है, स्फिनॉइड बोन के अंदर छुपी रहती है। जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि स्फिनॉइड बोन में, स्फिनॉइड बोन कंटेन ए डिप्रेशन कैविटी, स्फिनॉइड बोन में एक कैविटी होती है, गड्ढा बना होता है, इसी के अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड सुरक्षित रहती है, ठीक है। तो स्फिनॉइड बोन इनसाइड है, आप नोट कर लीजिएगा, ये भी क्या है, अंदर स्फिनॉइड, इथिमॉइड के पीछे है। अब बताइए मैंडिबल, मैक्सिली, जाइगोमैटिक। अब देखिए एक बोन, इसमें तो कोई बोन नहीं है, एक बोन आधी यहां है, 1 और 1 ऐसे है। ये यहां पर जो उभार महसूस हो रहा है, ये एक इधर और एक इधर है, एक एक बोन है, कहां तक है, केवल यहीं तक है, केवल यहीं तक है, इतनी दूरी में है, समझ रहे ना। तो इसको क्या बोलते हैं, नेजल बोन। क्या है ये, नेजल बोन है, या नेजल ही खाली लिखेंगे, बोन तो सब है। नेजल बोन मैं पूरा लिख दे रहा हूं, कितनी है ये, 2, ठीक। अब आप नोज को ध्यान से देखिए, नोज में इस तरीके से नाक होती है, बड़ा खूबसूरत होती है नोज में। ये यहां तक मैंने कहा ये नेजल बोन है, कौन सा वाला ये, इसमें आगे कोई बोन नहीं है, आगे इस पर कोई बोन नहीं है, कार्टिलेज है। अगर इसको कट कर दिया जाए, नोज को यहां से काट दिया जाए, पूरा कार्टिलेज हटा दिया जाए, तो आपको स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र आप देखे होंगे तो ऐसे नजर आता है आपको, कुछ ये ऐसे ट्रायंगल शेप में। ये हिस्सा अगर हटेगा तो अंदर एक आपको ट्रायंगुलर बोन दिखाई देगा, इसके जस्ट पीछे ट्रायंगुलर बोन है। मोबाइल में आप इमेज में देखिएगा, ट्रायंगुलर बोन इसी के जस्ट पीछे है। उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, हाँ पता नहीं क्या बोले, जोर से बोलिए। नेजल कॉन्चा नहीं है उसका, नाम है वोमर। क्या बोलते हैं उसको, वोमर। तो वो बोन है वोमर। वोमर कैसा है, सिंगल है, ट्रायंगुलर है, ठीक है।
ट्रायंगुलर लिखिएगा बिहाइंड द नेजल टिप के पीछे है। नेजल टिप के पीछे ट्रायंगुलर बोन नजर आती है, वोमर है। ठीक है, अब फिर से देखिए, ये वाला बोन नेजल, इसके नीचे आएंगे ट्रायंगुलर बोन, ये क्या है, वोमर, उसके भी नीचे आएंगे। यहां थोड़ा सा एहसास करिए, यहां दबाइए, इस साइड में उभार नजर आता है, यही नेजल कॉन्चा है। ये यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये बोन कर्व होती है। अगर इसको देखेंगे तो ये वोमर हो गया, ये क्या है, इसको आप लिखेंगे नेजल बोन थी, ये क्या थी, नेजल बोन। डायग्राम बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये दोनों क्या है, नेजल बोन है। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगुलर वोमर है। और इसी वोमर के जस्ट नीचे की साइड में दो उभार हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्चा। किनारे की वोमर ट्रायंगुलर है, वोमर का जो बेस है, ट्रायंगल का जो बेस है, उसी बेस में एक इधर और एक इधर, ऐसे कर्व की नुमा होती है। ठीक है, तो लिखेंगे नेजल कॉन्चा। कितनी है टोटल, दो बोन है। ठीक है, अब कौन सा बचा, लेक्राइमल कहां है, आपकी जो आंखें हैं जहां से आंसू बनते हैं, टीयर्स ग्लैंड कहां होती हैं, यहां और यहां। तो यहां पर टीयर्स ग्लैंड जहां होती हैं उसी के पास में एक बोन है, लेक्राइमल बोन, एक इधर और एक इधर, जहां से टीयर्स बनते हैं उसी के पास एक हड्डी है दोनों साइड में, उसको क्या बोलते हैं, लेक्राइमल बोन। कितनी है, दो है, क्योंकि लेक्राइमल ग्लैंड आंसुओं बनाने वाली ग्लैंड को, टीयर्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड। उसके पास जो बोन है वो लेक्राइमल बोन। कितना हो गया टोटल, 14, 14 होना चाहिए, 14 देखिए, हाँ कितना बचा, 2 बचा हुआ है। अब 2 कौन सा है, हाँ पैलेटाइन बच गया, यस। तो देखिए 2 आपके पास बचा, आगे लिखिएगा पैलेटाइन कितनी है, 2 है। पैलेटाइन कौन सा है, टंग को, अपनी टंग को ऊपर टच कराएंगे, ऊपर टच कराइए तो आपको पैलेट नजर आता है, पैलेट, उसमें 2 हिस्से हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, है ना। टंग को जब ऊपर टच कराते हैं बक्कल कैविटी की रूप से, तो आपको एक दांते नुमा संरचना दिखाई देती है, हार्ड पैलेट, और पीछे क्या, सॉफ्ट। उसी के जस्ट ऊपर बोन लगी है, मतलब तालू जिसको कहते हैं, तालू में एक इधर और एक इधर 2 बोन है। ठीक है, तो वो क्या है, पैलेटाइन है। देखेंगे कहां है, एट रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का जो छत है, मतलब पैलेट में, तालू में, एक इधर और एक इधर, पैलेटाइन। अब हो गया टोटल 14, तो इनकी संख्या 14 है, इनकी संख्या 8 हो गया। ठीक है, ये फेशियल बोन और क्रेनियल खत्म हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़िए। अगला कौन सा है, हायर्ड बोन देख लीजिए, हायर्ड बोन कहाँ है, एक है, सिंगल है, कहाँ होती है ये, एट द बेस ऑफ टंग, हमारी जो जीभ है, जीभ जहां से जुड़ा है, कहां से जुड़ा है, यहां से, यहीं बेस पर, यहीं पर एक बोन है, यू शेप में है, कैसी है वो, यू शेप में है, ये है यू शेप्ड है, और कहां है, एट बेस ऑफ टंग, बेस ऑफ टंग। क्या काम होता है, टंग को सपोर्ट देना, क्योंकि टंग यहीं से अटैच है, इसका काम है सपोर्ट, सपोर्ट टू टंग, इसका फंक्शन हो गया हायर्ड बोन।
आप कौन सा पढ़ना, अभी स्कल खत्म नहीं हुआ वास्तव, एक्चुअली स्कल अभी चल रहा है, भले वो 22 लिखा है। इधर वाला क्या चीज, ईयर वाला समझना है, ठीक है। तो अगला समझेंगे ईयर ऑफ स्किल्स। कितना बोन है ईयर ऑफ स्किल्स में? हाँ, तो 3 × 2 लिखते हैं, एक साइड में कितना है 3 है, और मल्टीप्लाई 2, टोटल 6 होगा, ठीक। 6 में कौन कौन सी हैं, MIS, मिस, इससे याद रखते हैं इसको, ठीक है। M फॉर मेलियस, स्पेलिंग क्या है देखिएगा, क्या लिखा हुआ, MA डबल L सिंगल L, डबल LIUS, ठीक है, कोई बात नहीं, MALLEUS, जो भी होगा, मेलियस हो गया, एंकस हो गया, स्टेपिस। एक्चुअली में आपको स्पेलिंग से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टिकी तो करना है, ठीक है। सबसे छोटी बोन सबको पता है, स्टेपिस सबसे छोटी बोन है। सबसे बड़ी ईयर में सबसे बड़ी बोन कौन सी है, ईयर के अंदर, कान में सबसे बड़ी हड्डी मेलियस, ये लार्जेस्ट इन द ईयर है, लार्जेस्ट इन ईयर। पूरे बॉडी की सबसे बड़ी बोन ह्यूमरस, ह्यूमरस है कि फीमर, फीमर है, हाँ। लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लार्जेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है, फीमर, ठीक है। और कान में, ईयर में सबसे बड़ी बोन ये कैसी होती है, हैमर शेप, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, हैमर, हथौड़े के आकार की, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा होता है, ये देखिए, हथौड़े के आकार की इसकी शेप होती है। सबसे छोटा ये, इसकी शेप जो है वो हॉर्स शू शेप, घोड़े की जो नाल होती है उसकी शेप में स्टेपिस होती है, तो लिखिएगा हॉर्स शू शेप्ड। और एंकस की शेप जानते हैं कैसी है, एंकस की शेप तो होती है जैसे हथौड़ा पीटने, जो लोहार होते हैं तो जिस पर रख करके हथौड़ा चलाते हैं, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है लोहे का, और नीचे ऐसा लगा होता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं इसकी शेप कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसे। ये एंकस हो गया। तो टोटल यहां पर कितनी बोन्स। अगला कौन सा है, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम में कितनी बोन्स बताइए, टोटल 26। चिल्ड्रंस में कितना है 33, बच्चों में 33 होता है, फिक्स है वो, और एडल्ट में 26 है। कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए, ये तो सबको रटा होगा पहले से ना, क्यों, सबको लर्न होगा ये। बताइए सबसे पहली वर्टिब्री कौन सी है, सबसे सर्वाइकल, सर्वाइकल, सर्वाइकल कितनी होती हैं 7। गर्दन में जो वर्टिब्री है नेक रीजन में वो सर्वाइकल है और वो 7 है, ठीक है। सबसे पहली वर्टिब्री को एटलस बोलते हैं और दूसरी वर्टिब्री को एक्सिस बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाइए, नेक के बाद क्या है, चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन में जो वर्टिब्री है उनको क्या बोलेंगे, थोरैसिक। तो यहां पर है थोरैसिक, थोरैसिक कितना टोटल 12। इन्हीं के साथ क्या लगा होता है, रिब्स, रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है। थोरैसिक के बाद लंबर, लंबर कितनी है 5 है। लंबर कौन सा है, जहां पर ये पसलियां खत्म हो रही हैं, इसी के जस्ट पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वो लंबर है, इसी के जस्ट नीचे, ठीक है। कितनी होती है टोटल 5। लंबर के बाद सैक्रल, सैक्रल 1 है, या सैक्रम बोलते हैं। 5 हड्डियों के फ्यूजन से बनता है। बच्चे में ये 5 होती हैं, कितनी होती हैं टोटल 5, और एडल्ट में 5 जुड़ करके 1 बना देती है। तो ये आप लिखेंगे बाई फ्यूजन। ये कैसे बनेगा, फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स, 5 बोन के फ्यूजन से बनते हैं।
ठीक है। और कॉकेक्स है, कॉकेक्स कितना है, एक है। ये 4 बोन के फ्यूजन से बनता है। कितना फ्यूज होती है इसमें, 4। लिखेंगे बाय 4 बोन्स, ठीक है। हमारे जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का सपोर्ट किस बोन के ऊपर आता है, पूरी बॉडी का सपोर्ट किसके ऊपर आया, हाँ, कॉकेक्स के ऊपर आता है। टेल बोन है, ये कौन सी बोन है, ये टेल बोन है। हमारे अंदर टेल तो नहीं है, लेकिन हमारे में टेल बोन होती है, भले टेल नहीं है लेकिन उसकी एक बोन है, ठीक है, कॉकेक्स। तो बैठते समय पूरी बॉडी का सपोर्ट इसी बोन पर आएगा। खड़े होते समय पूरी बॉडी का सपोर्ट लंबर पर आता है। जब स्टैंड है तो पूरी बॉडी का सपोर्ट किसके ऊपर में है, पैर पर तो है ही है, लेकिन लंबर पर भी है, ठीक है। और सैक्रल जानते हैं क्या है, जैसे सैक्रल ऐसे कर्व होती है, ये देखिए हमारी बॉडी में वर्टिकल कॉलम सीधा नहीं है, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी नहीं है, देखिए ऐसे डिजाइन है ना, ये आया, ये आपका नेक हो गया, गर्दन, ये आपका चेस्ट एरिया हो गया, इसके बाद यहाँ ये आपका स्टमक हो गया, पेट है ना। तो जहां पेट जिस एरिया में होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, वो हिस्सा पीछे से क्या है, प्रेस होता है ना, वहां वर्टिकल कॉलम कुछ ऐसे जाता है, ठीक। तो ये वाला क्या है, सैक्रल, यही है। सैक्रम बोन्स कौन सी हैं, जो कर्व में है, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो वर्टिकल कॉलम का फॉर्मूला लिखते समय लिखेंगे C7 और T12 हो गया, हाँ, इसके बाद L हो गया 5 और S सैक्रल हो गया, ये 5 के आगे ब्रैकेट में कॉकेक्स 4 ब्रैकेट में, समझ रहे हैं। यहां मैंने 5 क्यों लिखा, 5 जुड़ करके फ्यूज है तो ब्रैकेट लगाया, बनेगा एक, ये सिंगल है और ये भी सिंगल है, ये 4 फ्यूज होकर के बनी है, ठीक है। तो जब कमर में दर्द होता है तो किस में समस्या ज्यादा आती है, L1 L2 इसी में समस्या आती है, बोलते नहीं है। इस वर्टिब्री में ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस वाले में आती है, क्योंकि बॉडी का मैक्सिमम सपोर्ट इसी पर रहता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है ज्यादा। ये हो गया। अब इसके बाद वर्टिकल कॉलम हो गया, ईयर और स्किल, हाइड बोन, फेशियल। अब रिब्स बचा हुआ है, ठीक है। आगे बता दिया जाए इसको, कुछ पूछना हो तो बताइए, कुछ पूछना हो बताइए, नहीं टाइम फिनिश हो रहा है, उसको अगली बार। यहां तक कोई समस्या पीछे समझ में आता है, हाँ, आंसर नहीं देते हो तुम लोग, जो आंसर देता है मुझे लगता है उसी को समझ में आता है, कुछ बच्चे आंसर ही नहीं देते हैं, कुछ छुपे रुस्तम होंगे, आता भी है लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, होता है ना, कुछ लोग होते हैं आता बहुत है लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में, समझ में आया। तो इसमें कोई समस्या हो और बताइए, बाकी जो बचा हुआ है वो अगली बार ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ, न्यूरल कैनाल क्या है, जैसे जो हमारी वर्टिब्री होती हैं, रीढ़ की हड्डियां, वो कुछ इस तरीके से हैं, देखिए एक रीढ़ की हड्डी का डायग्राम कुछ ऐसे होता है, एक वर्टिब्री का है, उसमें बीच में क्या है, एक स्पेस है, हॉलो स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड होकर के जाती है। हमारी वर्टिकल कॉलम क्या करता है, उसके अंदर एक हॉलो स्पेस है, जितनी भी रीढ़ की हड्डियां हैं उनके अंदर बीच में हॉलो स्पेस है, इसी के अंदर से होकर के क्या जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देने का काम, यही न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनल। तो आप नोट कर लीजिएगा, न्यूरल कैनल क्या है, ये कैविटी होता है, कैविटी है इन वर्टिब्री के अंदर। किसके लिए कैविटी है, टू पास स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को पास करने के लिए एक कैविटी बनी हुई है, न्यूरल कैनाल, ठीक है।
और कोई दिक्कत? आगे का इसमें जो टॉपिक बचा है वो जितना रिब्स हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये गार्डियल की बोन्स जो अपेंडिकुलर बचा है वो बताना है, जॉइंट्स बताना है और डिसऑर्डर, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ के आइएगा आप लोग।